बहू का पहला बच्चा। शूरवीर सहानी का परिवार अपने आदर्श संस्कारों के लिए पूरे सोसाइटी में छाया हुआ था। शूरवीर सहानी सहित परिवार में कुल 4 जन थे। बेटा पुनीत, बेटी नायरा और पत्नी सुमति। एक दिन पड़ोस में रहने वाली प्रेरणा मिठाई लिए उनके घर आती है। ये लो सुमति बहन, पेड़े खाओ। अरे मगर पता तो चले ये पेड़े किस खुशी में। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, बस इसीलिए सोचा ये खुशी सबके साथ बांटी जाए। वैसे मेरी मानिए तो अब आप पुनीत के सर पर भी सेहरा सजाइए, वरना 55 की उम्र में पोता खिलाने का सुख कैसे भोगोगी। प्रेरणा बातों ही बातों में सुमति को ताने मारती है। ये बात सुमति को खल जाती है। फिर क्या था, वह निकल पड़ती है बहू की खोज में, जो पीहू पर खत्म होती है। देखिए आंटी जी, मैं आज के जमाने में जीने वाली आजाद ख्यालातों की लड़की हूँ। मुझे आपकी बहू बनने से कोई एतराज नहीं, बट मेरी एक कंडीशन है। मैं अपने कपड़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। पीहू तो अपने ससुराल में भी आजाद परिंदे की तरह उड़ान भर सकती है। टेंशन वेंशन छोड़ दे, क्योंकि हमारे लिए बहू बनाने का मतलब किसी की बेटी को बंदिशों में बांधना नहीं। अपने होने वाले ससुराल वालों की आजाद ख्यालातों से रूबरू होने के बाद पीहू झट से शादी के लिए रजामंद हो जाती है और कुछ ही दिनों में बड़े गाजे बाजे के साथ पीहू सहानी परिवार की बहू बन जाती है और ससुराल की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने लगती है। सासू माँ, ससुर जी आ जाइए, सभी नाश्ता लग गया है। अरे वाह भाभी, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। आपके हाथों का तो जवाब ही नहीं। अरे सच बहू, तूने इतना लजीज खाना बनाया है कि खाकर दिल खुश हो गया। मिश्री मलाई जैसी खीर खाते ही मुंह में घुल गई और दम आलू तो एकदम दमदार बनी थी। खाकर तबीयत हरी हो गई, वरना तो एक अर्जे से इस घर में घास फूस ही खाने को मिलता था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब घर में बहू जो आ गई है तो मेरी पड़ी ही किसे है। ओहो माँ, आप तो पिताजी के मिजाज को अच्छे से जानती हो। वो बस आपकी टांग खींचने के लिए टॉन्ट मारते हैं। इसी तरह सहानी परिवार की हर सुनहरी सुबह और सुहानी शाम खुशियों की खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ ढलती थी। एक दिन सभी हॉल में बैठे अंताक्षरी खेल रहे थे, तभी पीहू का सर चकरा जाता है। अरे पुनीत के पप्पा, जल्दी से डॉक्टर को फोन घुमाओ, बहू बेहोश हो गई है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर में हाजिर होते हैं और बहू की अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं। अरे डॉक्टर साहब, अगर जांच पड़ताल पूरी हो गई हो तो बताओ क्या हुआ है मेरी बहू को। अरे सुमति, सब्र रखो। अरे ये मेरी सांस तराजू के पलड़े की जैसे ऊपर नीचे हो रही है और तुम कह रहे हो सब्र रखूं। बधाई हो, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। बहू की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सभी के चेहरे चमक उठते हैं। बधाई हो पुनीत भैया, बहुत जल्द तो पापा कहलाने वाले हो। तुझे भी तो बधाई हो मेरी बहन, तू भी तो बुआ बनेगी। और मैं बनूंगा दादा। अरे मैं भी दादी बन गई। बहू, आज तूने ये खुशखबरी सुनाकर अपनी सास को सोने की सीढ़ियां चढ़ा दी। बोल, तुझे क्या चाहिए। प्रेगनेंसी की बात पता चलते ही बहू के मुंह पर 12 बज जाते हैं और वह गुस्से से आंख तरेरती हुई टशन भरे अंदाज में बोलती है, फिलहाल तो मैं पुनीत से अकेले में बात करना चाहती हूँ। सभी के बाहर जाते ही पुनीत और पीहू में खटपट होने लगती है। पुनीत, किसने कहा था तुम्हें ये रायता फैलाने को? मैं इतनी जल्दी बच्चे के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। बच्चे को लेकर बहू का फीकापन देख दरवाजे पर खड़े सास ससुर अंदर चले आते हैं। बहू, ये तेरा पहला बच्चा है और तू खुश होने की बजाय दुखी है। ससुर जी, अब ये जरूरी नहीं कि आप सभी की खुशी में मैं भी खुश हूँ। 9 महीने इस बच्चे के बोझ को ढोना तो मुझे पड़ेगा। बस कर बहू, अब एक लफ्ज नहीं। ये तेरा पहला बच्चा है, इस बच्चे से हम सभी की आस बंधी है। बस माँ बनने का सुख एक अपने आप में सबसे बड़ा होता है। हमें ये बच्चा चाहिए। पीहू के पास सास की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब सभी जन पीहू का खूब ख्याल रखते। भाभी, ये लो गरम नाश्ता। नायरा, तुम मेरा नाश्ता यहाँ क्यों लाई? मैं तो नीचे आ ही रही थी। भाभी, आज से आप ब्रेकफास्ट, लंच से लेकर डिनर भी कमरे में ही करोगी, क्योंकि माँ ने आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से मना किया है। मगर ऐसे तो मैं कमरे में बैठी बैठी बोर हो जाऊंगी। बट भाभी, मैंने तो सुना है कि प्रेग्नेंट लेडी अपने होने वाले बच्चे से बातें करती है। उफ नायरा, तुम तो माँ जी की तरह शुरू मत हो। नायरा वहां से चली जाती है और पीहू मजे से सो जाती है। ऐसे ही दिन हफ्तों में ढल जाते हैं और फिर एक शाम पुनीत ढेरों खिलौने लेकर आता है। पीहू देखो, मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए खिलौने लाया हूँ। ओहो पुनीत, अरे क्या जरूरत थी खिलौनों के पीछे इतना खर्च करने की।
अरे पहले डाउनलोड का प्रोसेस पूरा तो हो जाने दो। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जिसके साथ बहू की प्रेगनेंसी के महीने भी बढ़ते जाते हैं, जिससे पीहू का मन भी अपने बच्चे के लिए ख्वाहिश बुनने लगता है। और फिर एक दिन जब पीहू सभी के बीच बैठी होती है, तभी उसके पेट में हलचल होती है। आउच! क्या हुआ भाभी? लात मारी। मगर तू तो एक कोने में बैठी है। माँ जी, बच्चे ने लात मारी। ये सुनकर सभी खुशी से नाचने लगते हैं और पुनीत पीहू के पेट पर कान लगाकर अपने बच्चे से बात करता है। गुड जॉब माय बेबी, बस जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें गोदी में लेने के लिए बेताब हैं। अपने ससुराल वालों की आंखों में उतरी खुशी को देखकर पीहू फूट फूट कर रो पड़ती है। अरे क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है? सासू माँ, आपने सही कहा था, माँ बनने का एहसास सबसे अनोखा होता है। अब मैं अपने बच्चे को महसूस करने लगी हूँ। मैं अपनी पहली प्रेगनेंसी को खुलकर जीना चाहती हूँ। आखिरकार पीहू का मन अपने बच्चे की ओर झुक जाता है। वह घंटों अपने पेट पर हाथ रखती है और अपने बच्चों से ढेरों बातें करती है। वह होने वाली दादी बच्चे के लिए दिन भर स्वेटर मोजे बुनती। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ बहू प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पांव रखती है और बड़े ही धूमधाम से उसकी गोद भराई होती है। आने वाले मेहमान के लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। थैंक यू अंजू आंटी, वैसे गोद भराई का फंक्शन तो बड़ा ही ग्रैंड रखा है आपने। अरे ये तो होना ही था, आखिर बहू का पहला बच्चा जो है। पूरा घर परिवार साथ बहू के पहले बच्चे की गोद भराई का फंक्शन सेलिब्रेट करता है। सभी के चेहरे पर खुशियों की रौनक छाई होती है, जिसके साथ धूमधाम से गोद भराई पूरी होती है। माँ जी, इस बच्चे को कहिए ना जल्दी से बाहर आ जाए। अरे बहू, ये कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय थोड़े जो करेक्ट टाइम पर डिलीवरी दे जाए। ये ले, गोंद के लड्डू खा ले, ये तेरे होने वाले बच्चे के लिए अच्छा है। जैसे ही पीहू लड्डू खाती है, उसे डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सभी पीहू को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ वह एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। एकदम चांद का टुकड़ा है मेरा पोता, अब मैं उसे खूब लाड़ लड़ाऊंगी। मैं तो इसे अपने कंधे पर बिठाकर झुलाऊंगा, जैसे इसके पप्पा को बचपन में झुलाता था। आखिर में जैसे ही बच्चा पीहू की गोद में जाता है, वह ममता से भर जाती है। आखिर अब 9 महीने की गई कठिनाई का फल आज उसकी बाहों में था, जिसे देखकर वह अपना सारा दर्द भूलकर उसके माथे को चूमती है। वेलकम माय लिटिल सन, देखो तुम्हारे दादा दादी पापा बुआ सब कितने खुश हैं। इस तरह बहू का पहला बच्चा ससुराल के घर आंगन को रोशन करता है। वहीं वह पीहू की सोच को भी पूरी तरह बदल कर रख देता है। अब पीहू का सारा ध्यान अपने बच्चे पर ही बटा रहता है, क्योंकि माँ की ममता होती ही निराली है। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। देखो ना, बाहर कितनी जोरों की बर्फबारी हो रही है। माँ, मुझे इस पुलिया में नहीं रहना, चलो ना माँ, अपने घर चलते हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू मुझ गरीब को। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं जो मैं अपनी बेटियों को पेट भर खाना भी खिला सकूं। कैसी अभागी माँ हूँ मैं। तुलसी एक गरीब तबके की औरत है। कुछ समय पहले वह एक झुग्गी के कच्चे मकान में रहती थी, जिसका महीना भाड़ा 1000 रुपए था। मगर तुलसी के पास इतने पैसे जुड़ नहीं पाते हैं। इसी कारण वह एक दिन छत भी उन गरीब माँ और उसकी तीनों बेटियों के सर से छिन गई और वह ठंड में ठिठुरते हुए एक पाइपलाइन के पास आ पहुंची, जो कि अब उनका घर बन चुका था। माँ, आज तो बहुत ज्यादा ही ठंड है और ये पाइपलाइन दोनों तरफ से खुला हुआ है। लगता है आज तो ठंड में हम मर ही जाएंगे। ऐसा नहीं कहते बबीता, तुम तीनों चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अपनी तीनों बेटियों को ठंड से बचाने के लिए तुलसी पाइपलाइन से बाहर आती है, जहाँ उसे लकड़ी का एक टूटा तख्त दिखाई देता है। तुलसी पाइपलाइन के खुले छोर को उससे ढक देती है। वो कभी अपने फटे आंचल से उन्हें ढांपती तो कभी उनके हाथ मलती। थोड़ी गर्माहट मिलने पर तीनों गरीब बेटी सो जाती हैं। इस पल ये तीनों सो रही हैं, तब तक मैं कुछ खाने को देखती हूँ। पिछले कई दिन से भूखी हैं मेरी बेटियाँ। तुलसी के इन बातों में उसकी गरीबी की झलक उभर आई थी। उस गरीब माँ के पास सर्दी से बचने के लिए ना तो कोई शॉल स्वेटर थी, न पैरों में चप्पल। पूरी सड़क पर बर्फ की सिल्ली बिछी हुई थी, जिस पर चलकर उस बेचारी के पांव जमते जा रहे थे। ठंड उसके तलवे से चेहरे पर चढ़ चुकी थी।
इतनी ठंड में आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही, मगर मेरी बच्चियां भूखी हैं। कुछ दूर चलने पर उस गरीब माँ के लड़खड़ाते कदम एक खाने के ठेले पर ठहर जाते हैं। अरे लाओ भैया, उठाओ, सर्दियों में गर्मा गर्म छोले भटूरे का स्वाद। अरे कहो बहन जी, कितने प्लेट छोले भटूरे दूं? 3 प्लेट छोले भटूरे कर दो भैया। चलो फिर झट से एक 100 नंबरी की नोट निकालो। पर मेरे पास पैसे नहीं। ये सुनकर चंगू उस गरीब माँ को सर से पांव तक घूर कर कहता है, अरे बाबूजी का राज दरबार लगा है क्या, जो फ्री फोकट में छोले भटूरे ठूसने को चाहिए? चल फुट यहाँ से। ठेले वाले के भगाने पर वह गरीब माँ आगे बढ़ जाती है। वह सभी से मदद मांगती है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। तू देख रहा है ना भगवान, आज तेरे संसार की हालत क्या हो गई है। ये कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। पहले तूने मेरा पति छीन लिया, फिर बेघर कर दिया और अब दाने दाने पर भी दूभर कर दिया। इससे अच्छा तो तू मुझ गरीब माँ की मिट्टी उठा ले। अपनी गरीबी पर रोते हुए तुलसी सड़क पर बैठ जाती है। तभी एक बड़ी गाड़ी उसके पास रुकती है। तभी जगधर नाम का एक आदमी उसे एक शॉल और कुछ खाने का सामान देकर कहता है, ये लो बहन, ये शॉल ओढ़ लो, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। शुक्रिया भाई साहब, भगवान आपका भला करे। मुझे जल्दी से ये खाना लेकर अपनी बच्चियों के पास पहुंचना होगा। बेचारी गरीब माँ बिना वक्त गवाए अपनी बेटियों के पास आने के लिए बढ़ने लगती है। तभी सड़क किनारे उसे एक बीमार बूढ़ी औरत थरथराती नजर आती है। बचाओ बेटी, मेरी मदद करो। बूढ़ी अम्मा की हालत तो बहुत ही गंभीर है, मैं ये शॉल इन्हें उड़ा देती हूँ। तुलसी बिना अपनी परवाह किए उस बुढ़िया को शॉल उड़ा देती है। तभी वह बुढ़िया खाना छीन कर खाने लगती है। अब क्या करूं, खाना तो अम्मा ने ले लिया। लगता है ये बहुत भूखी थी। आज भी मुझे और मेरी गरीब बेटियों को भूखा ही सोना पड़ेगा। हताश होकर तुलसी ऐसा सोच ही रही थी, तभी बुढ़िया बोली, बेटी तुमने एक भूखे का पेट भरा है, आज से तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। तुलसी बुढ़िया की बात पर खास ध्यान न देकर पाइपलाइन लौट आती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला सकी। अपनी गरीब माँ को फूट फूट कर रोता देखकर अचानक बबीता का मुंह खुल जाता है, जिसमें से स्वादिष्ट खाने की थाली निकलने लगती है, जिसे देख सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसी जादूगरी है? बबीता दीदी, ये तुमने कैसे किया? हमें भी ये जादू सिखाओ ना। मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हो गया। इस खाने की थाली से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। चलो खाना खाते हैं, आप भी खाओ। माँ, आज तो खाने की कमी भी नहीं पड़ेगी, क्या आपको मन मारना पड़े। 10 साल की देविका की यह बात सुनकर गरीब माँ का दिल भर आता है। सभी साथ मिलकर उस अच्छे खाने का स्वाद भोगते हैं। तभी रात का अंधेरा घेराता है और जोर जोर से सर्द हवाएं चलने लगती हैं। तभी हाथ पांव मलते हुए देविका बोलती है, आज कितने दिनों बाद हमने इतना स्वादिष्ट खाना खाया, वो भी पेट भरकर। काश ऐसा भी कोई जादू होता कि सर्दी से बचने के लिए कुछ कपड़े और कंबल मिल जाते तो मीठी नींद सोते। जैसे ही देविका ये इच्छा बताती है कि एक सुनहरी रोशनी तारा के इर्द गिर्द नाचने लगती है और उसका मुंह खुल जाता है, जिसके भीतर से सुंदर सुंदर शॉल, स्वेटर और एक बड़ा सा कंबल बाहर आता है। ये कैसी लीला है? अचानक मुझ गरीब की बेटियों में ये जादू कहाँ से जाग गया? अचानक तुलसी को उस बुढ़िया की कही बात याद आ जाती है। इसका मतलब इस जादू की असल जड़ उन बूढ़ी अम्मा के कहे शब्द थे। माँ किस सोच में पड़ गई, चलो ना सोते हैं। अपनी जादुई बेटियों के कारण कई रातों के बाद गरीब तुलसी को चैन की नींद नसीब होती है। ऐसे ही समय ढलता जाता है और जब कभी भी किसी को कोई भी जरूरत होती तो वह अपनी जादुई बेटी को बोलती। फिर एक दिन, माँ, जैसा कि आपकी दोनों बेटियां जादुई हैं, मगर हमारे भीतर सिर्फ कपड़े और खाने का जादू है। काश कि एक अनोखा जादू भी होता कि हमारे भीतर पैसे या घर बनाने का जादू होता, तो हमें इस पाइपलाइन में नहीं रहना पड़ता। हाँ माँ, इस पाइपलाइन में रहकर हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हर रात हाथ पांव सिकोड़ कर सोना पड़ता है। काश कि हमारे पास एक घर होता। अपनी दोनों जादुई बेटियों की आंखों में जगी अपने घर की आस तुलसी की आंखों में खटकने लगती है और वह कहती है, जब मेरी 2 बेटियां जादुई वरदान से भरी हैं तो देविका में भी कोई जादू जरूर होगा। एक गरीब की 3 जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसका मतलब देविका में घर बनाने का सामर्थ्य है। तुलसी के इतना कहते ही उसकी तीसरी बेटी के दोनों हाथ हवा में उठ जाते हैं और उसकी जुबान से शब्द निकलता है,
इसी पल ये पाइपलाइन एक सुंदर घर में ढल जाए। देविका के ऐसा कहते ही पाइपलाइन गायब हो जाती है और एक सुंदर सा बड़ा घर उनकी आंखों के सामने खड़ा होता है। क्या सचमुच ये सुंदर घर मेरे नन्हे हाथों से बनाया है? हाँ हाँ मेरी छुटकी, ये तेरा ही जादू है। चलिए माँ, भीतर चलकर देखते हैं आपकी सबसे छोटी बेटी के हाथों की रचना। इसके बाद गरीब माँ अपनी तीनों बेटियों को लेकर अंदर आती है, जहाँ उस घर में जरूरत की सभी चीजें मौजूद थी। उस घर के आंगन में बहुतेरे पेड़ लगे थे जिस पर फल लदे हुए थे, जिसकी डाल पर बैठी चिड़िया उनका स्वागत कर रही होती है। एक बड़ी ही रसोई उनकी राह देख रही थी। वह पल उस गरीब माँ और उसकी जादुई बेटियों के लिए किसी ख्वाब के जैसा था। देखो माँ, अब हमारे सर पर चढ़ा गरीबी का सूरज ढल गया और एक नई जिंदगी हमारे सामने है, जहाँ रात की चिंता नहीं। हमने अपनी खुशियाँ खोज ली माँ, अब हम गरीब नहीं रहे। ये सुनकर गरीब तुलसी रोते हुए अपने तीनों बेटियों को गले लगाकर बोलती है, हाँ मेरी बच्चियों, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम तीनों इस गरीब माँ का शरण स्थान बन जाओगी। उस दिन के बाद से वह गरीब माँ अपनी तीनों जादुई बेटियों के साथ सुंदर से घर में खुशहाल तरीके से जिंदगी बिताने लगती है और साथ ही गरीब लाचार लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद भी करती, क्योंकि उसने और उसकी गरीब बेटियों ने वक्त की बेवक्त मार झेली थी।